Good morning students, myself Priya, your science teacher. Today we'll take the chapter number 2 of your NCERT book, which is nutrition in animals. ठीक है. If you read thoroughly the chapter number 1, उसमें ये दिया गया है कि जो plants होते हैं, ठीक है, वो nutrition कैसे लेते हैं through the light energy of sun and they convert it into the chemical energy or in the form of starch which is stored in the leaves. तो इस mode of nutrition को हम कहते हैं autotrophic mode of nutrition. For it means the plant are autotrophs. In case of animals, the animals take nutrition from the plants. It means they are dependent on the plants for their food or nutrition. Hence they are known as the heterotrophs. Okay. Next, the nutrition in animals, it includes the intake of the food and its utilization in every part of the in every part of our body. It is known as the nutrition in animals. The nutrition in animals, it include 5 steps. जो एनिमल न्यूट्रिशन होते हैं उसमें 5 स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले आता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. ठीक है. सबसे पहले आता है इंजेशन. इंजेशन कहाँ से होता है? थ्रू आवर माउथ. वी टेक द फूड फ्रॉम आवर हैंड्स टू आवर बक्कल कैविटी. ठीक है. इट इज़ नोन एज इंजेशन. नेक्स्ट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा जो फूड मटेरियल है जो हमने इंजेस्ट किया है, ठीक है, उसमें क्या है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. फॉर एग्जांपल हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. तो इन फूड कंपोनेंट्स को ये दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, उसे हम किस में तोड़ते हैं? मोनोसैकेराइड्स में. प्रोटीन्स किस में टूटते हैं? अमीनो एसिड्स में. और फैट्स किस में टूटते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. इसे आप ऐसे समझे कि जैसे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि एक अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, 3, 4, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. तो अमीनो एसिड क्या हुई? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की क्या हुई? मोनोसैकेराइड्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज. और फैट्स की हुई फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. अब जो ह्यूमन डाइजेशन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके बना है. तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और हमारे जो फूड कंपोनेंट्स है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, लिवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, और पैंक्रियास जो कि स्टमक के नीचे होता है, जो कि पैंक्रियाट जूस रिलीज़ करता है. तो सबसे पहले डाइजेशन इन एनिमल्स हम स्टार्ट करें. सबसे पहले हम फूड इनटेक करते हैं, इंजेशन ऑफ फूड करते हैं थ्रू आवर माउथ. माउथ में फूड जाने के बाद कहाँ? हमारी जो बक्कल कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इन सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज. ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सिर्फ जो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं उनका डाइजेशन करता है और उन्हें सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. अब फूड को सलाइवा में मिक्स करने के लिए टंग तो होती है और हमारे जो टीथ होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स यूज होते हैं फॉर द बाइटिंग ऑफ फूड, कैनाइन्स आर यूजफुल इन द टीयरिंग ऑफ फूड, और प्रीमोलर्स और मोलर्स दे हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ फूड. और टंग जो है वो हमारी हेल्प करती है इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा. सलाइवा के साथ मिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है. उसके बाद बक्कल कैविटी से हमारा खाना स्टमक में पहुंचता है थ्रू द ईसोफेगस. ईसोफेगस से कैसे पहुंचता है? थ्रू द पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जो ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिससे खाना आगे की तरफ धकेला जाता है स्टमक की तरफ. जैसे ही खाना कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है हमारा. तो स्टमक में हमारे क्या होता है? जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक सेल्स, जो कि क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन करते हैं. तो फूड का जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्टमक में होता है. तो जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं, म्यूकस और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस. ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं. फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता. ठीक है. और जो HCl रिलीज़ करता है स्टमक की इनर लाइनिंग, वो क्या करता है? जो हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उन्हें किल करने का काम करता है. और म्यूकस जो रिलीज़ करता है वो क्या करता है? हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको HCl के एक्शन से बचाता है. मतलब क्योंकि HCl क्या है? इट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो उससे क्या है? हमारे जो इनर लाइनिंग में स्टमक की अल्सर्स ना हो जाए, उससे कौन बचाता है? उससे म्यूकस बचाता है.
स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, जिससे प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में। ठीक है, स्टमक के बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पे पहुंचता है, वैसे ही जो लिवर जो है अपना बाइल जूस सिक्रेट करता है, उसे कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। जैसे ही खाना हमारा स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में आता है, वैसे ही जो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज होता है वो किसके ऊपर ऐड करता है, फैट्स के ऊपर। ऐसे ही जो पैंक्रियाज होता है वो अपना पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट करता है। तो वो बाइल जूस किसका डाइजेशन, जो बाइल जूस होता है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स प्रोसीड करता है। और डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है बाय इमल्सिफिकेशन, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिससे डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है। उसके बाद हमारा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। जैसे ही डाइजेशन ख़त्म होता है, वैसे ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, अब हर एक विलाई के अंदर कुछ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही खाना विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, वैसे ही वो ब्लड वेसल्स में जाके हमारे बॉडी के हर सेल और हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो विलाई के दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये ब्लड फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करता है जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, खाने को एब्जॉर्ब करके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पार्ट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम्हें पता होगा इट इज़ 7 to 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद खाना हमारा जाता है, जो अनडाइजेस्टेड और जो अनएब्जॉर्ब फूड जो बच जाता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, टू द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके लार्ज इंटेस्टाइन में मेजर होता है सॉल्ट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो सॉल्ट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन जब खत्म हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो सेमी सॉलिड इन नेचर हो जाता है, ना तो पूरा सॉलिड और ना पूरा लिक्विड। दैट्स वाई जो हमारा फीकल मैटर है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड इन नेचर। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है एंड देन इट गेट्स इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस। ये है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे अंदर डाइजेशन इस टाइप का होता है। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा, और जो रूमिनेंट्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कैटल्स कहते हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है। सबसे पहले डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इनमें क्या होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनके अंदर डाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनका स्टमक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि वो ग्रास खाते हैं। तो ग्रास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है। तो क्या है, जैसे ही वो फूड अपना इनटेक करते हैं, ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो अपना फूड इनटेक करते हैं, तो वो क्या होता है, सीधा उनके स्टमक में चला जाता है विदाउट द च्यूइंग ऑफ फूड। उनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें चला जाता है खाना, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो जिसे हम कहते हैं कड। रूमन में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, और जैसे ही वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या है, वो जो फूड मटेरियल है वो उन्हें उनके माउथ में दोबारा से ट्रांसफ़र करके उसे दोबारा से उसकी च्यूइंग की जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। तो जो सेलुलोज होता है ग्रास में, वो सिर्फ कैटल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्टमक में रूमेन होता है। रूमेन एक ब्रॉडर पार्ट होता है उनके स्टमक का। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला स्टमक उनका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो सबसे ब्रॉडर पार्ट होता है रूमेन, जिसके अंदर मिथेनोबैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, जो अमीबा में जो फूड का इनटेक या उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, वो क्या होता है, एक ही सेल में होता है। तो कैसे होता है, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी सरफेस के पास आता है, तो अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, जो कि उसके मूवमेंट में भी काम आते हैं।
ठीक है। जैसे ही फूड पार्टिकल उसके पास आता है तो सूडोपोडिया उसे कैप्चर कर लेता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन रप्चर होकर वो फूड पार्टिकल उस सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उस फूड का डाइजेशन होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसी सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो फूड वैक्यूल के थ्रू बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 टर्म्स दी गई है, एक है डायरिया और एक है टूथ डीके। डायरिया क्या होता है, जबकि हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि जिसके अंदर मतलब विच इज़ अनफिट, फॉर एग्जांपल उसमें बैक्टीरिया अमाउंट ज़्यादा है या फंगस लगी हुई है, कोई सला गड़ा हमने खा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग या फिर इनडाइजेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रीक्वेंट्स मोशन करने लगते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स के बाद बाहर आने लगता है, जिसे हम कहते हैं डायरिया। ठीक है, तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं ORS, विच ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, अ स्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसे हम मिक्स करके सोल्यूशन बना के उसे जो डायरिया का पेशेंट उसे दे सकते हैं, जिसके लिए वो ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है टूथ डीके। टूथ डीके में क्या होता है, हम तुम्हें पता है हमारे टीथ का जो अपर पार्ट होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन द एनिमल, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब उस इनेमल में क्या है, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं, जैसे हमने कुछ मीठा खाया तो उसमें शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वो शुगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहेगा तो क्या होता है, वो बैक्टीरियाज जो होते हैं उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो एसिड क्या है, धीरे धीरे हमारी जो इनेमल है उसको डिज़ोल्व करने लगता है, जिसकी वजह से येलोइश ऑफ टीथ हो जाता है या फिर जो गड्ढे हो जाते हैं हमारी इन में, या जिन्हें कहते हैं दांतों में कीड़े लगना, तो इसे हम कहते हैं टूथ डीके। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सॉल्व करें और जो असाइनमेंट आपको दिया है वो अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच। और चैप्टर को आपने थॉरोली पढ़ ली अपनी एनसीईआरटी बुक से। थैंक यू वेरी मच।